तो अभी हम तुम लोग को रिवीजन करवा रहे हैं कौन सा चैप्टर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो चीज तुम लोग को आने वाला है वो चीज ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारा पार्ट है जिसका कोई काम नहीं है, तो तुम लोग को उसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज है कि रेस्पिरेशन जो होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये कैसा प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो ब्रेकडाउन फेज होता है, जो क्या होता है, ब्रेकडाउन। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। सही से म्यूट कर ले। Respiration is the chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life process. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो। जो ये टूटता है, ठीक है, वो एक स्टेप में नहीं टूटता, पता ही है तुम लोग को। एक क्वेश्चन जो तुमको आने वाला है वो है क्या, कि ग्लूकोज जो टूटता है वो 2 स्टेप में टूटता है। यहाँ देखिए भैया, ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर तुम ऐसे करके एक ऑर्गेनेल देखोगे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्रिस्टे बुलाते हैं। दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बुलाते हैं, सब बच्चा जानता है, बायोलॉजी का एक फेमस क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहीं पे क्या होता है भैया, ये जो क्रिस्टे है इसी पे कौन चिपका रहता है, ग्लूकोज C6H12O6, वो आके यहाँ जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज का जो टूटना हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज का जो टूटना हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में टूट रहा है भैया। और टूट के क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है। क्या बनाता है, पाइरुवेट। ये सीधे C6CO2 नहीं बना लेता है। अगर हम तुमसे पूछेंगे रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखो, तब तुम पूरा लिखो वैसे करके। लेकिन अगर हम पहले पूछे कि ये क्या एक स्टेप में होता है, नहीं भैया, हर अलग अलग स्टेप में होता है। हर स्टेप में क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंजाइम का। तो ये पाइरुविक एसिड बनाता है, एंड दिस पाइरुवेट इज डिकम्पोज इनटू 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस कितना एटीपी देता है, 38 एटीपी देता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हुआ है ये किसके अंदर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है, ठीक है। ये किसके अंदर हुआ है, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। तो तुम लोग देखो, पाइरुवेट का टूटना, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बुलाते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम तुमसे पूछेंगे, यहाँ क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, क्या लिख के आओगे आंसर, साइटोप्लाज्म में। भैया आपका यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या बता रहे कि पाइरुवेट जो टूट रहा है वो किसमें टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, जैसे ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रेब्स साइकिल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तो साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल पूछता है तो क्या लिख के आओगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लाइकोलाइसिस का साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, जो तुमको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर से यही बता रहे कि रेस्पिरेशन जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तुमको वहां जाने कौन बोला था, रेस्पिरेशन जो है ये ध्यान रखना। रेस्पिरेशन में यहाँ पे यही बात बताई, ये एक ओवरऑल रिएक्शन है जो तुमको ध्यान रखना है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। अब चलते हैं वापिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग इसको कर ले अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता, देख ले, यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, इसमें तुम लोग को और कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन बस याद करना। जानवर लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि भैया उनको लोकोमोशन करना पड़ता है, तो इसीलिए तो जानवर लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए। दूसरा ये गिव रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ठंडा में हम लोग जो है अपना दांत को क्या करते हैं, क्लैटरिंग होता है, ठीक है, और सिवरिंग होता है। ठंड लगता है, बॉडी ठिठुरता है, तो कारण क्या है, तब बॉडी अपना सेल्फ मैकेनिज्म में ताकि हीट निकाल सके, ताकि क्या निकाल सके, हीट। तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। an emergency activity of the muscle cells to produce extra heat to keep the body warm। बस खत्म। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बताता है, ग्लूकोज हैज नो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसका तुमको कोई काम नहीं है, तुम लोग को सीधा सा आ जाता है यहाँ पे, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आना ही आना है। दूसरा डिफरेंस का क्वेश्चन है तुम्हारा एरोबिक और एनारोबिक का। तो हम तुमको ये भी रिएक्शन के साथ लिख के दिखाते, और हम तुम लोग का जब टेस्ट लिए थे तो ये क्वेश्चन भी पूछे थे 1 2 3 4 5 नंबर लिख के। यहाँ पे देखिए भैया, सबसे पहले जो आप पीछे रिएक्शन लिखे, ये है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 38 ATP। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुन लो सब बच्चा, इसका डेफिनेशन से लेके हर चीज। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका दूसरा नाम
ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीबायोटिक जो जानवर है इसको करता है उसको एरोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोब्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे और सुनो, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बाई प्रोडक्ट? दीज ऑल आर एंड प्रोडक्ट, दीज ऑल आर एंड प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो तेरे बॉडी का में काम नहीं है। तो मेरे बॉडी में क्या काम नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे? कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी का फुल फॉर्म सबको याद होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ध्यान रखना। फिर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप बताओ, C6H12O6, ठीक है। अब भैया यहाँ देखिए ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या निकल रहा है? 6CO2, 6 नहीं निकलता है, कितना निकलता है? 2, ठीक है। उससे भी पहले एक प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, हम तुमको इसमें दो चीज बताएंगे, दो रिएक्शन साथ साथ बताएंगे। पहला रिएक्शन में अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, C2H5OH प्लस 2CO2, ठीक है, प्लस 2ATP, ठीक है, ये तीन चीज बना। तो ये जो हो रहा है, दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बुलाते? हेडिंग दे देते, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो हो रहा है ये किस में हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 2 एटीपी निकलता है, और ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे ये चीज जो लिखवाए हैं ये चीज नोट कर ले सब बच्चा। फिर ये प्लांट्स का बताए, ये पक्का देगा ही देगा तुम लोग को किसी ना किसी तरीके से। तो जनरली यहाँ पे रिएक्शन बताते हैं, या यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स बताते हैं, या डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब भैया एनिमल में क्या बनता है? अब देख यहाँ पे C2H5OH और यहाँ पे क्या दिया? 2CO2 दिया, ठीक है। तो अब देख लैक्टिक, प्लांट में हुआ ये, और एनिमल में क्या निकलता है भैया? लैक्टिक एसिड। एनिमल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, ओके। एनिमल में भी कितना एटीपी निकलता है? 2A। तो ये चीज ध्यान दो, छोटा छोटा स्पेसिफिकेशन से जो तुमको मार्क्स दिलाएगा। ये हुआ किसमें? एनिमल्स में। तो एनिमल्स में क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकला है? नहीं निकला है। बहुत बार यहाँ पे ध्यान रखना, एक टर्म बता रहे, लैक्टिक एसिड हम लोग के बॉडी में जमा हो जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर बॉडी इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ। तो उसके कारण से क्रैम्प होने लग जाता है, क्रैम्प मतलब जकड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब भैया और क्या है? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था जो तुम लोग को काम आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। किसका? जो काम में नहीं है देख ले। प्लांट्स का बाई प्रोडक्ट क्या होगा? प्लांट में तो काम ही आता है, कुछ नहीं हो, एंड प्रोडक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ये इतना टॉपिक को बस हम उसी में कंप्लीट कर दिए, ठीक है। वहां पे तुम देख लो इतना सा टॉपिक को इतना सा में ही कंप्लीट कर दिया गया। दो तरह का और रेस्पिरेशन होता है, तो तुम लोग अभी देखा जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ सेल के अंदर, वो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन देखो यहाँ पे क्या है, द टर्मिनल, प्लीज बात नहीं, यहाँ पे एक और बात बताता है, द टर्मिनल ब्लड वेसल्स इन द कैपिलरी डिलीवर द ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स और टिश्यूज वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू देयर थिन वॉल्स and in smaller way the capillaries pick up the carbon dioxide released by them। ये फिगर में देखो जो स्पेस रहता है उसके बीच में जब ऑक्सीजन कोई पिकअप कर रहा है तो दैट इज नोन एज टिश्यू रेस्पिरेशन, और सेल अगर पिक कर रहा है तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, बस। फिर ये कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है तुम लोग को। ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन जुड़ता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या बनाता है? ऑक्सी हेमो। ये कैसा प्रोडक्ट है भैया? अनस्टेबल। कैसा प्रोडक्ट है? अनस्टेबल। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर जुड़ता है CO2 के साथ तो क्या बनाता है? कार्ब अमीनो, ठीक है। क्या बनाता है? कार्ब अमीनो। बार बार गलती करता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि भैया बॉडी से इन दोनों को बाहर निकालना है तो ये टूट जाता है। और लास्ट में CO प्लस HB जो होता है वो क्या देता है? कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वो क्या देता है? कार्ब ऑक्सी
हेमोग्लोबिन। तो बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये इसमें से यही जो है ये स्टेबल प्रोडक्ट है भैया। ये जब मिल जाता है ना ब्लड के साथ, टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं तो क्या होगा, आदमी सफोकेशन से मर सकता है, आदमी सफोकेशन से क्या हो जाता है, मर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ दे दो दोनों कैटलॉग। हाँ अब इसके बाद देखो फिर आगे क्या बता रहा है। इसके बाद आता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नोज, ठीक है, सब सांस लेता है, ये डेली लेता है, ठीक है, तुमको पूरा वर्किंग समझाए। इसमें तुमको 2-3 चीज से पहले हम बता देते हैं, ये डायग्राम कर लेना सब बच्चा। बहुत जन के बुक में डायग्राम ये वाला दिया है, बहुत जन के बुक में नहीं भी दिया है। ये डायग्राम पे हम तुमको टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछे थे, टेस्ट पेपर होना चाहिए तुम लोग के पास, वो क्वेश्चन का तैयारी कर लो। यहाँ पे अगर ये देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये क्या दिखाना चाहता है, एल्वोलाई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है इसमें भैया, जो एंटर कर रहा है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और जो निकल रहा है वो है पल्मोनरी वेन। दोनों में अंतर यही है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। दूसरा चीज इसमें जो दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज चल रहा है। क्या चीज का एक्सचेंज चल रहा है, पीला कलर, बायो का पेपर ब्लैक एंड व्हाइट आएगा हमेशा, ठीक है, तो तुमको कलर नहीं समझ में आएगा। ये जो दिख रहा है ये येलो पार्ट, लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट, ये क्या है, प्लाज्मा है। तेरा ब्लड जो है 90% क्या है, प्लाज्मा ही है, ठीक है। तो भैया प्लाज्मा में जो लाल कलर का दिखा दिया वो क्या है, आरबीसी है। यही आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन होता है, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, इसका जो वॉल्स होता है थीन होता है, ताकि इजी वे में क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। इसका कौन से सेल से बना रहता है, एपिथेलियल सेल से। क्या चीज से बना रहता है, एपिथेलियल सेल से। वो भी कौन सा एपिथेलियल था भैया, सिलिएटेड एपिथेलियल था। तो ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख लो, ये क्या चीज का बना रहता है, सिलिएटेड एपिथेलियल। मार्क कर देंगे ये और ये, ठीक है। बताओ डिफरेंस क्या है, तो बताओ पहले तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी क्या है, वेन। कौन सा एरो अंदर जा रहा है, कौन सा एरो बाहर जा रहा है भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। क्या ले लेता है, अगर मान ले ऐसे करके हम दिखाए एक एरो, तो ये CO2 है, और ऐसे एरो दिखा रहे तो ये क्या है, O2 है। ये क्या है, O2। तो ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो ये छोटा सा, कौन बच्चा बताएगा मेरे को लंग्स के मेम्ब्रेन का नाम, पैरेटल ल्योरा और विसेरल ल्योरा, ठीक है। और तुमको उसमें फ्लूइड बताए थे, ल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड बताए थे, ल्यूरल फ्लूइड, जो लुब्रिकेट करता है तेरा जो इंटरकोस्टल मसल्स, लंग्स जो काम कर रहा है उसको वो क्या करता है, मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी से क्या करता है, बचाता है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें घुसा सकता है टीचर तुम्हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तुम लोग को ये चीज करना ही करना है, ठीक है। हम तुमको सजेस्ट करेंगे, अगर हमसे ये रहा लिखा हुआ ही तो है सामने, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है जितना तुम्हारा कवरिंग का नाम है, ठीक है। देख सकता है तुम लोग क्या लिखता है, ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, विसेरल एंड आउटर को पेरेटल, और इनके बीच में जो फ्लूइड है क्या नाम बता रहा है, ल्यूरल फ्लूइड बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग लंग्स। इससे भी पहले एक क्वेश्चन क्या था बताओ, याद करो, एपिग्लॉटिस। क्या था, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बताया था एपिग्लॉटिस, ये रहा, द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है, which closes at the time of swallowing food। तो 5 मार्क्स का लोकेशन आता है, 5 मार्क्स का फंक्शन आता है। इस चैप्टर में तुमको सारा कुछ मिल सकता है, देख लिया ये, तो ये फंक्शन एपिग्लॉटिस का, ये चीज मार्क करेगा, ठीक है। चलो आज हम एक बार इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज क्लास, तो तुम लोग को हम ये चीज बता दिए थे लास्ट क्लास में कि टिश्यू रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड तुम्हारा बहुत सारा जो क्वेश्चंस आएगा, क्या चीज के बेसिस पे आएगा, एरोबिक और एनारोबिक। पक्का रख लो, तुम लोग को क्वेश्चन आना ही आना है, तो दोनों का रिएक्शन अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक भी अगर नंबर गलती हुआ तो मार खा जाओगे इस चक्कर में, ठीक है। तो हम तुम लोग को टेस्ट में भी दिए थे क्वेश्चन उस तरह का, ध्यान रखना। आज हम तुमको बताने वाले क्या रिलेटेड, देखो कल हम तुमको बताए थे ये भी चीज, ये क्वेश्चन भी पक्का रखो कि आने वाला है, कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो क्या लिख के आओगे, साइटोप्लाज्म में, और क्रैब्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों में क्या होता है, ये चीज भी तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे। अब आज हम तुमको बताने वाले कि लोकेशन, ठीक है, बॉडी में कहाँ पे क्या लोकेटेड है। 5 मार्क्स का बायोलॉजी का क्या है तुम्हारा, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, तुम लोग को भी पूछा जाएगा, जिसमें तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन सब यहाँ पे है।
तो तुम लोग को पता है कि हमारे नोज में जो होता है हेयर्स रहता है, तो गिव रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है, तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है? सिलिएटेड एपिथेलियल। वे डस्ट पार्टिकल को क्या करते रहता है? एक्सपेल आउट करते रहता है। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा भैया क्या काम है? इसके अलावा भैया इट वार्म्स द एयर एज इट पासेस ओवर, ऐड मॉइस्चर टू द एयर, और म्यूकस सिक्रीशन इंट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल। ठीक है, हम लोग के नोज से क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं नाक सर्दी बह रहा है, ठीक है, तो दैट इज म्यूकस सिक्रीशन। वो क्या चीज का सिक्रीशन होता है? म्यूकस। वो उसको म्यूकस। हाँ, वो डस्ट पार्टिकल्स को सबको क्या करके रखता है? चिपका के रखता है। ध्यान रखना इस चीज का। डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग? क्लोज योर नोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम लोग नाक बंद करके देखो, सीधा सा बात है, वो यहाँ पे वही बता रहा है, क्लोज योर नोज फॉर बाय योर फिंगर्स एंड ट्राई टू स्पीक। क्या बोल रहा है? नाना जी गोज टू नंदाग्राम एंड नॉट नाको। ठीक है, तो देखो वहां पे नहीं बोल पाते क्लियरली। अब यहाँ पे देखो फार्निक्स क्या हुआ। ठीक है, तो बकवास सा चीज था, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। फार्निक्स क्या होता है, ये इसका लोकेशन चीज ध्यान रखना। देन फार्निक्स जो है, सुन लो सब बच्चा, सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ। सीधे क्या लिख रहा है तुमको? सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ। तो तुम लोग से अगर आ जाए ये क्वेश्चन, तो तुम लोग यहाँ पे सीधा सा ये लोकेशन लिख सकता है। हम लोग के बैक ऑफ द माउथ में क्या सिचुएटेड है? तुम्हारा लार्निक्स। भैया यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है, इट लीड्स इनटू एयर ट्यूब द ट्रैकिया एंड फूड पाइप लोकेटेड डॉर्सली बिहाइंड द ट्रैकिया। तो तुम्हारा फूड पाइप और विंड पाइप जो भैया ये आपस में कनेक्टेड होता है बाय अ फ्लैप सेपरेटिंग, कौन था उसका? एपिग्लॉटिस। तो ये बहुत बार बता रखे हैं तुम लोग को, कल भी बताए थे तुम लोग को कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फंक्शन। एपिग्लॉटिस जो होता है क्या होता है? द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस व्हिच क्लोजेस एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग फूड। तो बस इतना सही तुम लोग को ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है। फिर भैया लार्निक्स क्या होता है? तुम लोग देखा होगा हम लोग के गला में ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसको क्या बुलाया जाता है? एडम। तो यही है तुम्हारा वोकल कॉर्ड। यही तुम देखो हम बोल रहे हैं या तुम भी बोलोगे तो तुम्हारा लगेगा कि अंदर से ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इससे भैया क्या है? इज लोकेशन वापिस है, लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बता हम लोग का? स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। बस खत्म कहानी। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतना सही ध्यान रखना है। तो लोकेशन वाइज क्वेश्चन ये नहीं है कि फार्निक्स भी दे देगा लार्निक्स भी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, या दोनों भी दे सकता है, वो तो टीचर के ऊपर है। तो यही चीज है, लेकिन हाँ देना चाहिए लोकेशन का बहुत, लोकेशन का कॉल आ रहा है। लोकेशन का बहुत कान दिया है भगवान। पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है, वॉइस एंड स्पीच। अब देखो, तो इसमें तुम लोग को और कुछ पढ़ने का काम ही नहीं है। ठीक है, सीधा सा चीज जो बता रहे ध्यान रखना। अब ट्रैकिया जो होता है भैया, एक चीज सुनना ध्यान से। ट्रैकिया जो होता है उसमें कार्टिलेजियस रिंग होता है। कैसा रिंग होता है? हम लोग का कार्टिलेज जो है, कार्टिलेजियस। हम लोग का जो विंड पाइप है कभी कोलैप्स नहीं करता, समझ में आया? अगर ऐसा हो जाएगा तो लंग्स चोक कर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए उसमें क्या हाँ रहता है? भैया। कार्टिलेजियस रिंग रहता है जो उसको चिपकने नहीं देता। सीधा सा चीज बता रहे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। द रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कीप द ट्रैकिया डिस्टेंडेंट परमानेंटली। तो अंडरलाइन करो कि इसका क्या अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है कि तुम्हारा कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रेजेंट इन योर ट्रैकिया। तो क्या लिखेगा इसका रीजन? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कीप द ट्रैकिया डिस्टेंडेंट परमानेंटली। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर भैया आता है ब्रोंकाई। तो तुम लोग को देख लो यहाँ पे एकदम लाइन से ले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रोंकाई जो होता है तुमको पता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ठीक है, तो इसमें तुमको कुछ पढ़ने उड़ने का काम नहीं है, तुमको सीधा सा चीज जो बता रहे हैं वो देखो। यहाँ पे सब कुछ भी पढ़ने का काम नहीं है, कोई डायग्राम में यहाँ लेबलिंग करने का काम नहीं है। तुमको जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है ये वाला, इसका कल भी डिस्कशन किए थे, आज भी बता रहे। लोकेशन से लेके यहाँ पे देख लो सारा लेबलिंग बहुत क्लियर रखना है। भैया जो यहाँ लंग से अंदर जाता है दो, दैट इज नोन एज पल्मोनरी। ठीक है, लंग से रिलेटेड है तो पल्मोनरी, अंदर जाने वाला आर्टरी, बाहर निकलने वाला वेन। कोई भी ऑर्गन में जो अंदर जाता है वेन। वेसल्स, ठीक है, उसको आर्टरी बुलाते हैं, और जो निकलता है उसको क्या बुलाते हैं? वेन। आर्टरी जो वेन्स। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? बट यही ऑक्सीजनेटेड। यही एकमात्र आर्टरी है, तुम चुप रहना अब, ठीक है, यही एकमात्र आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन में आता है, तो इसीलिए इस पे एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि बताओ यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है। तो क्लियर रखना है सब बच्चा को, ये है पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज और पल्मोनरी वेन। अंदर जाने वाला आर्टरी है, बाहर निकलने वाला वेन। भैया पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजन। तो लेबलिंग का बहुत सारा क्वेश्चन है। थिन वॉल क्यों होता है बताओ मेरे को भैया? ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से हो सके, तो इस कारण से उसका वॉल जो होता है क्या होता है? थिन होता है। तो आप लोग ये चीज को ध्यान रखना। इसके बाद देखो फिर आगे क्या बताता है। इसके बाद अगर तुम आगे देखेगा तो तुमको दिखेगा दो चीज।
लंग्स के बारे में यहाँ पे बताता है कौन कौन सा मेम्ब्रेन होता है। तो याद कर लो सब बच्चे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, तो और कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो झूठ का इतना हम तुमको बताते नहीं है, इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया ब्लड सप्लाई टू दी लंग्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम तुमको बताएंगे एक फिगर से, जो तुमको याद हो जाए कि कैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ठीक है। तुम लोग ये पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लास 8 में पढ़ा था डबल सर्कुलेशन के नाम से, क्लास 10th में जाओगे तब भी तुम लोग ये चीज पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो क्या था एक बार देख लो सब बच्चा, क्या होता है, ठीक है। तो हम तुमको पहला चीज ये बताना चाहते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे सीधा, ठीक है। हर्ट में क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हम तुमको सीधा चीज बता रहे। देखो यहाँ पे दिस इज HEART हर्ट, ठीक है। हर्ट से जा रहा है ब्लड कहाँ पे बताओ जल्दी से, लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे लंग्स। हाँ, फिर से लंग से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट में जो जा रहा है तो बताओ यहाँ पे दो एरो दिखा है, ठीक है। तो जो हार्ट से लेके लंग्स में गया वो कौन था ले जाने वाला, पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है, यही फिगर बना के दे दे, ठीक है। हम 1 और 2 लिख देंगे, तो बताओ 1 क्या है, 2 क्या है। भैया आप बता दिए कि पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है आपका, पल्मोनरी वेन। तो देखो हम कन्वेंशनली के लिए एक हिसाब से कलर भी यूज किए कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन जो कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन। तो भैया देखिए क्या होता है ना, हार्ट में ब्लड दो बार आता है, एक बार पहले लंग्स तक गया, फिर लंग से घूम के वापिस हार्ट तक गया। तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे हार्ट का मैकेनिज्म नहीं करना है, तुमको लंग्स के बारे में जानना है। अभी क्लास 9th में तुमको लंग्स के बारे में जानना है, तो तुम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कौन लेके गया और कौन लेके आया ये चीज। इसके अलावा ठीक है, क्या है, इसके अलावा तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे को ये ध्यान रखना है, लंग्स के कवरिंग का नाम क्या है, ल्यूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, लंग्स में कौन सा टिश्यू का बना रहता है जल्दी बताओ, सिलेटेड एपिथेलियल का। तो ये सब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 5 मार्क्स का पैराग्राफ का बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, को पता नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग सब अच्छा ध्यान रखना ये डायग्राम के साथ। हाँ नहीं ठीक। ये तो ये करो, ठीक है। ये एल्वोलाई, ये दिखाना क्या चाह रहा है, एल्वोलाई है, ये क्या है, एल्वोलाई है, समझ में आ गई ये चीज। तो ये डायग्राम हाँ पे भैया। एल्वोलाई दिखाना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, ये पूरा टॉपिक को बस हम उतना सा से तुमको समझा दिए, ऐसे ही करके ब्लड का क्या होता है, सप्लाई होता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहले भी तुम लोग को बताएं, ब्रीथिंग के अंदर कौन आता है, रेस्पिरेशन आता है। ब्रीथिंग के अंदर क्या आता है, रेस्पिरेशन। भैया हम लोग जो एयर छोड़ रहे हैं ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि सांस क्या हो रहा है भैया पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज का हेल्प हो रहा है, दो चीज का यूज हो रहा है, एक इंटरकोस्टल मसल्स का, लंग्स का, और एक और चीज जो हेल्प करता है वो कौन होता है, डायफ्राम। वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे सीधा सा चीजें अपने को फील करके देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो योर चेस्ट कैविटी बाहर निकलता है, हाँ अपवर्ड जाता है और बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को इतना बकवास करने से अच्छा हम सीधे से एक चीज बता देते तुम लोग को, क्या, ये टेबल पे ध्यान दो। यहाँ पे तुमको ये दिया था मैकेनिज्म, ठीक है, इसका क्या दिया था, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में तुमको कभी नहीं बोलेगा कि है ना इसको लिख के दिखाओ पूरा, ठीक है, तुमको बस पूछ सकता है ऑन बेसिस ऑफ ये बताइए, ठीक है। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि लंग्स और डायफ्राम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट, ओके। तो यहाँ पे देखो तुम लोग, इंस्पिरेशन जब सांस अंदर ले रहे हो तो तुम मेरे को बताओ डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तुम खुद सोचो, एक यहाँ पे फिजिक्स लगा था, एक क्या लगा था यहाँ पे, फिजिक्स, कि फिजिक्स। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुमको बताई थी कि कैसे हम लोग के लंग्स के अंदर एयर चला गया था, ठीक है। भैया जब हम लोग क्या किए, इनहेलेशन किए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, एयर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो बाहर से अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, बाहर का प्रेशर हाई और अंदर का प्रेशर, तभी तो मूवमेंट जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई टू लो। तो यहाँ पे भी प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा था, वॉल्यूम लगा था। तो यहाँ पे भैया देखिए डायफ्राम जो है इंस्पिरेशन के समय क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो हम तुमको ये बोले, यहाँ पे देखो, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स सब क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो डायफ्राम और इसका जो बिहेवियर बता रहा है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम के बारे में भी क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पे देखो जब एक्सपिरेशन कर रहे, दैट इज एक्सेल कर रहे, बाहर एयर निकाल रहे हैं, तो भैया तुम्हारा उस समय डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे एक्सटर्नल ये भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। रिब केज और स्टर्नम तुम लोग जानते ही हो क्या है, लोकोमोशन में हम पढ़ाए थे, स्टर्नम इज योर ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम इज योर ब्रेस्ट बोन,
ठीक है। तो रिब केज ये जो है स्टर्नम से जाके किससे जुड़ जाता है, तुम्हारा बैकबोन से जाके जुड़ जाता है, और इसी के अंदर हम लोग का क्या सिचुएटेड है, लंग्स। ठीक है, अभी लंग्स पढ़ रहे, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। तो यही चीज इसमें बताया, इसमें तुम लोग को ज्यादा लोड लेके कुछ पढ़ने का काम नहीं है, बस इसका मसल्स का मूवमेंट देखना है। अब ये चीज जो है वॉल्यूम के बेसिस पे जो बताया था, डेफिनेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को इसका डेफिनेशन करना है। चलो हम तुम लोग को ये चीज भी बता देते एक बार वापिस से। भैया इसमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, सुनना, ठीक है। ये क्या है भैया, ये किसके किसके स्कूल में पढ़ाया गया है, कार्मल में पढ़ाया गया, जोसेफ में। ये यहाँ बच्चा को पता है क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, समझा देते, ठीक है। डेफिनेशन है, सीधा सा बात है। तो तुमको एक बात पता है कि हम लोग के लंग्स में क्या है, जैसे पानी, जैसे ही तुम्हारा गाड़ी में टंकी होता है तेल भरने के लिए, उस टंकी में दो तरह का कंपार्टमेंट होता है। एक होता है तुम्हारा मेन टैंक, एक होता है तुम्हारा क्या, रिजर्व टैंक, ठीक है। एक होता है मेन टैंक, एक होता है रिजर्व टैंक। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग के बॉडी के अंदर में भी क्या है, ऐसा है, टैंक कौन है, लंग्स है। तो हम लोग वो क्या करता है भैया, एयर को स्टोर करके रखता है। तुम कभी भी सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ठीक है, बॉडी के अंदर एयर हमेशा है। लंग्स के अंदर वो एयर कहाँ पे है, एयर सैक में है, एल्वोलाई में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो वही चीज को अभी हम तुमको समझा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, डिफाइन क्या किया जाता है। तो डेफिनेशन था वहां पे बोर्ड्स के सिलेबस में, जैसे यहाँ पे देखो तुम लोग, रेस्पिरेटरी में यहाँ पे एक टॉपिक है, ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम लोग को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में तुमको बता रहे। तो सुन लो क्या है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, चलो देखते जाना। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये कितना तरह का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तुमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे, सुनते जाना। टाइडल वॉल्यूम, एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन नॉर्मल क्वाइट अनफोर्स्ड ब्रीथिंग। अभी तुम लोग सब सांस ले रहे हो, हम भी ले रहे, तुम लोग भी ले रहे हो, सब सांस ले रहे, लेकिन पता भी चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीथिंग, दिस इज कॉल्ड, अब बन गए यहाँ पे आ गए बाबा रामदेव बोले, ठीक है करो। अब सांस जब अंदर ले रहे हो तो तुम फोर्सिबली अंदर एयर ले रहे हो, ठीक है, क्या कर दिए, फोर्सिबली अंदर एयर ले लिए। तो अब यहाँ पे देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, एयर ब्रीथ एंड इन एंड आउट इन ए नॉर्मल क्वाइट अनफोर्स्ड ब्रीथिंग, ठीक है। तुम अभी सांस ले रहा है, पक्का हो गया ये चीज, ठीक है। तो तुम सांस जो ले रहे हो और निकाल भी रहे हो, पता भी नहीं चल रहा है, तो दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज योर। तो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 मिलीलीटर बताया। अब ये डाटा याद करना है क्या भैया, नहीं याद करना, ये हम तुमको दिखा रहे मैथमेटिक्स से कि कैसे टोटल वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो डेड एयर स्पेस क्या होता है। तुम्हारे एक बात बताओ, तुम लोग पानी, बहुत बच्चा गाड़ी साफ किया होगा, ठीक है, बहुत बच्चे लोग घर ही साफ किए होगी, ठीक है। तो पाइप का पानी यहाँ पे लेके अगर हम साफ कर रहे हैं, तो पानी पाइप में हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां पे पाइप कोलैप्स कर जाता है, जब पानी नहीं रहता तो चिपक जाता है, ठीक है। तो एयर भरा रहता है उसमें, लेकिन पानी नहीं रहता तो चिपक जाता। हम तुमको बताएं कि उसमें हम लोग के में कार्टिलेजियस रिंग होता है, तो हमेशा एयर रहता है। तो तुम्हारे एल्वोलाई से लेके जितना रेस्पिरेटरी पार्ट्स बताए थे, ठीक है, ट्रैकिया से लेके एल्वोलाई तक जितना रेस्पिरेटरी पार्ट है उसमें सब में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या रहता ही है, ठीक है, वो कभी खाली नहीं रहता है। तो दैट एयर स्पेस इज नोन एज डेड एयर स्पेस। Some tidal air is left in respiratory passage such as trachea and bronchi where no diffusion of gases can occur. तो समझ में आ गए यहाँ पे। तो उसमें हमेशा हवा रहता है और वो हवा को ही हम लोग क्या बुला रहे हैं, डेड एयर स्पेस। अब एल्वोलाई में जो रहता है उसको क्या बुला रहे हैं, एल्वोलर एयर बुला रहे हैं, वो भी खाली नहीं रहता भैया। तो एल्वोलर तो तुमको भी पता है, एल्वोलाई बड़ा होता है लेकिन कॉन्वोल्यूटेड होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। तो तुम लोग देखो 350 प्लस 150 टोटल कितना आ गया, 500 आ गया। तो तुम देखो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अगर एक चीज है, एक फॉर्मूला भी बनता है कि टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेड एयर स्पेस एल्वोलर एयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ए लिख देते हैं हम, डेड एयर स्पेस प्लस क्या हो गया, एल्वोलर। तो तुमको यही बात बताए कि हमेशा नॉर्मल ब्रीथिंग में तुम्हारे लंग्स में हवा भरा पड़ा है। कहाँ कहाँ हवा भरा रहेगा भैया, पाइप में भरा रहेगा और एल्वोलाई में भरा रहेगा। तो पाइप में हवा जो भरा हुआ है दैट हवा इज नोन एज डेड एयर स्पेस, और तुम्हारा एल्वोलाई में जो भरा हुआ है दैट इज नोन एज एल्वोलर एयर। तो टोटल क्वांटिटी कितना आ गया भैया, अगर मान लीजिए 350 एल्वोलाई में ज्यादा रहता है 350 और टाइडल पाइप में कम रहता है 150, 350 150 को जोड़ के कितना ला दिया, ये 500 आ गया। 500। अब यहाँ पे आता IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन बी ड्रॉन इन फोर्सिबली ओवर एंड अबव द टाइडल एयर। अब देखो हम लोग के लंग्स में भी एयर है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
बाबा रामदेव का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सांस भर रहे हैं अंदर, तो दैट एयर इज क्या हो गया, फोर्सिबली, ठीक है, टेकन इन। वो तुम क्या किए, जबरदस्ती भर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लंग्स में ऑलरेडी हवा था, लेकिन और क्या कर रहे हो, और हवा ले रहे हो अंदर। तो दैट फोर्सिबली एयर जो तुम अभी अंदर हटाए हो, दैट इज कॉल्ड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एयर दैट कैन बी ड्रॉन इन फोर्सिबली ओवर एंड अबव द टाइडल एयर, समझा ना, यहाँ पे टाइडल एयर के ऊपर, टाइडल एयर के ऊपर तुम जो जबरदस्ती हवा अपने अंदर डाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फुल फॉर्म्स लिखो, ठीक है, IRV का फुल फॉर्म लिखो, सोचते रह जाओगे बैठ के। तो IRV स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लिख ले अपने बुक में, यहाँ पे लिख ले IRV। तो भैया जो तुम्हारा टोटल था 500, उसके ऊपर जबरदस्ती ये कितना हटा लिया, 3000 हटा लिया, देखो कितना ज्यादा हो गया, 3000 मिलीलीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, IC, तो भैया IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, प्लस क्या कर दिया हम, टाइडल। तो समझो ऐसे रटने का क्या काम है, भैया आप बताए थे मेरे को, एक तो क्या था, तो IC क्या है, अब देखो मेरे टंकी का, जैसे हम पल्सर का अपना बात करते हैं, मेरा टंकी का कैपेसिटी है 16 लीटर, 16 लीटर तेल डाल सकता है, 14 लीटर मेन टैंक में होता है, और 2 लीटर क्या होता है तुम्हारा रिजर्व में हो जाता है, कि गाड़ी का बैकअप। अगर टंकी का तेल खत्म हो गया तो आप रिजर्व लग जाता है, गाड़ी में क्या लग जाता है, रिजर्व। उससे क्या 16 लीटर से ज्यादा हम हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे यही है तुम्हारा क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब तुम कितना एयर अपने अंदर हटा सक रहा है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस क्या कर दिया, टाइडल वॉल्यूम, प्लस क्या कर दिया, टाइडल वॉल्यूम। समझ में आ गया ये चीज। तो IRV क्या था भैया, नॉर्मल जो ब्रीथ किए थे वो था टाइडल वॉल्यूम, फोर्सिबली जो ब्रीथ किए थे वो क्या हो गया था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो सब मिला के हुआ वो क्या हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया, तो तुम लोग देख ले, 3000 प्लस 3500 अगर हम जोड़ देते तो कितना, 3000 प्लस 500 जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 3500 हो जाता है, कितना हो जाता है। तुम लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख भी सकते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या सिखाया अभी तुम लोग को, IRV प्लस TV, ठीक है। तुम लोग देख लो इसका वैल्यू, IRV का वैल्यू 3000 था, टीवी का वैल्यू कितना था, 500। तो इन दोनों को जोड़ के ये कितना आ रहा है, बता जल्दी से, 3500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही चीज हम तुमको बताएं। अब आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी मतलब तुम निकाल रहे हो, एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। तुम जो अब फोर्सिबली, ठीक है, लिए हवा तो छोड़ भी रहे हो, ठीक है, तो जो एक्सपेल्ड आउट कर रहे हो हवा, दैट एयर इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो फोर्सिबली जो भी हटा रहे हो तो दैट इज रिजर्व, दैट इज रिजर्व। चाहे अंदर ले रहे हो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व, बाहर छोड़ रहे हो तो क्या हो जा रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व। तो सिंपल सा चीज है। फिर आता है कितना है भैया, 1000। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। तो भैया वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो सीधा सा बात बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन एंड एक्सपेल्ड आउट बाय मैक्सिमम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। तो अगर तुम देखोगे एकदम सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला लग रहा है क्या, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला लग रहा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कि तुम जो फोर्सिबली अंदर एयर लिया और फोर्सिबली एयर बाहर छोड़ा, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो तुम निकाला या तुम्हारे पास रह गया, तो दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। उसी को क्या बुला रहे हैं हम लोग, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान रखना है। भैया रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो तुम देखो यहाँ पे अंदर लिया बाहर छोड़ा, जो तुम्हारे पास बच गया, जो तुम्हारे पास बच गया, तो भैया इधर 4500 ऐड करने पे आया था, अब इधर क्या करना पड़ेगा तुमको, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, लिखता है सम एयर इज ऑलवेज लेफ्ट इन दी लंग्स आफ्टर फोर्सिबली ब्रीथिंग आउट, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल एयर। तो तुमको यही बोल रहे हैं, गाड़ी का टंकी का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिए तुमको। तुम्हारा टंकी का मेन टैंक खत्म भी हो जाएगा तो हमेशा रिजर्व में टंकी में तेल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है। हाँ। हाँ यहाँ भी वही बात बोल रहा है। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर विच कैन बी टेकन कैन एट एनी टाइम बी हेल्ड इन 2 लंग्स। टोटल भैया तुम अपने लंग्स में कितना हवा हटा सकते हो, 6000 मिलीलीटर। कितना हटा सकते हो, 6000 मिलीलीटर। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बुलाते हैं। टोटल क्या बुलाते हैं, लंग कैपेसिटी। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो डेफिनेशन है और एब्रीविएशन है, डेफिनेशन है और क्या है, एब्रीविएशन। तो 2 मार्क्स का भी अगर आ रहा है, 1 मार्क्स का भी आ रहा है, ठीक है, मान लो एब्रीविएशन में आ जा रहा है 1 मार्क्स का, तो तुम्हारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
IRV दे दिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, VC दे दिया तो वाइटल कैपेसिटी, T टोटल लंग कैपेसिटी TLC आ सकता है, ठीक है। तो बस यही चीज है। अब भैया इसमें और क्या बचा, बस एक टॉपिक लास्ट, हाइपोक्सिया और एस्फिक्सिया, ये पक्का आना ही आना है। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ब्रीथिंग, हाँ जैसे लिकोडर्मा और एल्बिनिस तुमको आना है उसी तरह ये भी आना है, ठीक है। तुमको यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ब्रीथिंग, हाइपोक्सिया इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, ये ध्यान रखना, ये कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, टिश्यू तक। किसके कारण से होता है, पुअर वेंटिलेशन, उस रूम में जिसमें तुम बैठे हुए, अगर उस रूम में पुअर वेंटिलेशन है, एयर क्वालिटी, एयर घूम नहीं रहा है, ठीक है, एकदम एयर लॉक्ड रूम है, तो उस जगह हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। या इवन हाई एल्टीट्यूड पे भी हो सकता है, क्योंकि भैया एज वी मूव अपवर्ड डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, ठीक है। फिर एस्फिक्सिया क्या होता है, इज अ कंडीशन इन विच ब्लड बिकम्स मोर वेनस, क्यों हो जाता है भैया ब्लड जहरीला, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब क्या हो गया वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो गया, क्या चीज का एक्यूमुलेशन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस खत्म हो गया यहाँ पे। तो यही चीज बोला है, जिसके कारण स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैंक हो सकता है, तो वहां पे तुमको सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिलेंडर का यूज करो और सांस खोज रहो, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज था, ये वाला एक्सपेरिमेंट जरा से एक बार देख लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है तुम लोग को, यहाँ पे ऐसे करके दो क्या कर दिया, पहले भी बताए थे, चलो एक बार यहीं पे देखो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अगर देगा तो तुमसे पूछेगा एम बताओ, क्या बताओ, पहला क्वेश्चन एम, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू शो दैट एक्सपायर्ड एयर में क्या होता है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर कंटेन्स मोर CO2 देन इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जितना तुम सांस ले रहे हो, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा किसमें ज्यादा होता है, जो एक्सेल कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, चलो देखो, यहाँ पे माउथ रख के हम लोग क्या कर दिए, फुक कर दिए, ठीक है, यहाँ पे एयर ब्लो किए। अब यहाँ पे देखो भैया आवाज नहीं आ रहा है, वही बोल रहे, कुछ एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे माउथ से यहाँ पे क्या किए, ठीक है, यहाँ पे एयर ब्लो किए, तो पहला चीज क्या दिखाना चाह रहा है, देख यहाँ से नहीं करके क्या कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या हुआ, ध्यान देना, ये एक्सपेरिमेंट देखो, लाइम वाटर यहाँ पे भी पड़ा है और लाइम वाटर यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे लिखता है क्या, सुनना, सेट अप एन apparatus as shown, क्लिप सी इज ओपन एंड क्लिप डी इज क्लोज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, सी को ओपन कर दिए और डी को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। एटमॉस्फेरिक एयर रसेस इन फ्लास्क है, तो यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, ये कौन सा हवा एंटर कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर रहा है, क्या एंटर कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर। अब सुनना ध्यान से, एटमॉस्फेरिक एयर रसेस इन फ्लास्क के बबलिंग थ्रू लाइव वाटर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, लिखता है नेक्स्ट क्लिप सी इज क्लोज एंड क्लिप डी इज ओपन एंड सेम सेंट्रल ट्यूब, दिस टाइम द एयर इज फोर्स्ड इनटू फ्लास्क बी। अब यहाँ पे माउथ रख के हम लोग क्या किए, एयर ब्लो किए, माउथ रख के यहाँ पे क्या ब्लो किए, एयर ब्लो किए। अब देखो अंतर क्या है, पहले तो सी से आ रहा है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक एयर, और तुम्हारा यहाँ से कौन सा आ रहा है, माउथ वाला एयर। लिखता है यहाँ पे this time the air is forced into flask B bubbling through its lime water. The process is repeated about 10 times. The lime water in flask B turns milky much faster than in flask A. तो कहना यहाँ पे चाह रहा है कि दोनों का लाइम वाटर जो है मिल्की में चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये वाला भी चेंज होगा, लेकिन पहले कौन चेंज हुआ, बी, और फिर कौन चेंज हुआ, तो इसमें जो एंटर कर रहा था वो कौन सा एयर एंटर कर रहा था, एटमॉस्फेरिक एयर, और इसमें जो एंटर कर रहा था वो कौन सा एयर कर रहा था, माउथ वाला। तो इससे ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा जो हवा एयर से हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज्यादा किसमें है, एक्सेल्ड एयर में, किसमें ज्यादा है, एक्सेल्ड एयर में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन देख लो क्या जा रहा है। खत्म हो गया रेस्पिरेशन में, और कुछ हमको नहीं बताना था तुम लोगों को, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा एक और, एक एसिड का नाम बताओ, जो कि तुम सॉल्यूशन का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, अल्कलाइन पायरोगोलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, ये नाम आया था बुक में, अल्कलाइन पायरोगोलिक एसिड,